चलिए मैं आज आपको उच्च न्यायालय पढ़ाता हूं। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधान है। वैसे प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, लेकिन संसद विधि बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। संसद अगर कानून बना चाहे तो संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय गठित कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक, और संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करके ऐसा किया भी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये उच्च न्यायालय हैं, ये अनुच्छेद 214 में है, और जो सर्वोच्च न्यायालय हैं वो 124 में है। तो आपको केवल ये शुरू के 2 डिजिट बदलने हैं, 1 और 2 का स्थान चेंज करना है, तो आसानी से आप याद कर सकते हो। 4 अपनी जगह रहेंगे। ये 214 में 2 पहले हैं, और सर्वोच्च न्यायालय चूंकि बड़ा होता है इसलिए 1 पहले आएगा उसमें, तो इसमें 1 पहले आएगा। तो ये 124 है सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद, और उच्च न्यायालय का 214 है। आप आसानी से याद कर सकते हो। इस तरीके से 4 अपने स्थान पर रहेंगे, 1 और 2 का स्थान चेंज होगा केवल। सर्वोच्च न्यायालय 124 में और उच्च न्यायालय 214 में। अब मैंने आपको बोला कि संसद अगर कानून बनाकर चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। संसद ने ऐसा किया है। और जैसे बंबई उच्च न्यायालय है और इसके अंतर्गत महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दादर नगर हवेली आता है, और दमन दीप आता है। ऐसे ही गुवाहाटी उच्च न्यायालय, और इसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मिजोरम आते हैं। ऐसे ही पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ में जो उच्च न्यायालय है उसके अधीन आते हैं। और ऐसे ही जो कोलकाता उच्च न्यायालय है उसके अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और पश्चिम बंगाल आते हैं। तो संसद ने अधिनियम बनाकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के अधीन एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया है, और जिसके अंतर्गत ये हैं सभी। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, सबसे बड़ा, तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 न्यायाधीशों की संख्या है। हालांकि ये 160 पूरे हो नहीं पाते हैं, ये सारे पद भर नहीं पाते, इसीलिए जजों की नियुक्ति कभी भारत में पूरी हो नहीं पाती, इसलिए मुकदमे इतनी बड़ी संख्या में पेंडिंग है। और भारत में अगर आपसे पूछे सबसे छोटा पूछेगा तो सिक्किम का उच्च न्यायालय, और इसमें केवल 3 न्यायाधीश हैं। तो सबसे बड़ा इलाहाबाद का उच्च न्यायालय, सबसे छोटा सिक्किम। आगे लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत 216 के तहत
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय है और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। सभी उच्च न्यायालयों में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। इसकी गठन प्रक्रिया है अनुच्छेद 216 के तहत। आइए आप इधर। योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 217 में न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में उल्लेख है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए या तो किसी भी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, या लेकिन भारत का नागरिक तो हर किसी की योग्यता है। कोई भी न्यायाधीश बनने के लिए हर किसी की योग्यता भारत का न्यायाधीश होना चाहिए और उसकी जो उम्र है वो 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की आयु होती है वो 62 वर्ष होती है अधिकतम, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनकी जो आयु होती है ये 65 वर्ष होती है। सर्वोच्च न्यायालय के 65 वर्ष और हाई कोर्ट के 62 वर्ष। तो इस हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को 62 वर्ष से कम का होना चाहिए, 62, और कम से कम उसे 10 वर्ष का किसी उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए। वकालत का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिला न्यायालयों से वरिष्ठता क्रम के आधार पर भी उच्च न्यायालयों में नियुक्ति पाते हैं। इसके अलावा एक और परीक्षा होती है HJS की, एक परीक्षा होती है HJS, हाई कोर्ट जुडिशरी सर्विसेज। इसका एक एग्ज़ाम होता है और उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ADJ का पद मिलता है। ADJ से ही शुरुआत होती है और ये सब लोग भी बाद में प्रमोशन से हाई कोर्ट के जज बनते हैं। तो कई रास्ते हैं इनके जज बनने के। अगर आप 10 वर्ष से अधिक समय तक किसी में वकालत कर रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो भी आप उच्च न्यायालय के जज बन सकते हैं। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। कोलोजियम की सिफारिश पर सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आगे आइए। न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये नियुक्तियां में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। मैं आपको बताऊं कि सारी की सारी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा हो जाती हैं, लेकिन सभी नियुक्तियों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना बाध्यकारी होता है। अगर कभी भी उसकी सलाह ना मानी जाए तो उसका कारण बताया जाना चाहिए। ये सारी नियुक्तियां कोलोजियम की सिफारिश पर होती हैं और इस कोलोजियम में, मैंने बोला ये कोलोजियम व्यवस्था 1993 से स्थापित की गई थी। 1993 से स्थापित की गई थी। 1998 में इसको और विस्तारित किया गया था, जिसमें
कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों को शामिल किया गया था। इसी कोलोजियम की सिफारिश पर भारत के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसी कोलोजियम, तो हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी कोलोजियम की सिफारिश पर होती है, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों, लेकिन सारे के सारे न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये सारी नियुक्तियां होती हैं कोलोजियम की सिफारिश पर। इस कोलोजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस कोलोजियम के अध्यक्ष होते हैं, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज सदस्य होते हैं। कोलोजियम में कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कम से कम 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज होते हैं, 4 और होते हैं, और इन्हीं की सिफारिश के आधार पर सारी नियुक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब मुख्य न्यायाधीश अपना कर्तव्य पालन में असमर्थ हो, मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्य पालन में असमर्थ हो, या उसने त्यागपत्र दे दिया हो, या कोई और वजह हो, और मुख्य न्यायाधीश अपना कार्य नहीं कर रहा। दरअसल किसी भी उच्च न्यायालय में जितने भी मुकदमों की सुनवाई होती है और कौन सा मुकदमा किस न्यायाधीश की बेंच में जाएगा, ये मुख्य न्यायाधीश तय करता है। तो प्रतिदिन की कार्यवाही में मुख्य न्यायाधीश का होना बहुत आवश्यक है। अब कभी भी मुख्य न्यायाधीश अगर कार्य नहीं कर रहा है तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, क्योंकि अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो नियमित तौर पर जो मुकदमों की सुनवाई होती है वो प्रभावित होगी, और कौन सा मुकदमा किस बेंच में जाएगा ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इस बात को मुख्य न्यायाधीश ही तय करता है। अर्थात बेंचों का जो गठन है वो मुख्य न्यायाधीश करता है। सुप्रीम कोर्ट में ही ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी जितने मुकदमों की सुनवाई होती है वो सारी बेंचें मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित की जाती हैं, चाहे वो ज़्यादातर मुकदमे डबल बेंच में सुने जाते हैं या सिंगल बेंच में सुने जाते हैं, 3 बेंचों की जजों में भी सुने जाते हैं, और संविधान पीठ भी गठित होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिन मामलों में विधि का प्रश्न निहित होता है उसके लिए संविधान पीठ का गठन किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार कम से कम 5 न्यायाधीशों की जो बेंच होती हैं उन्हें संविधान पीठ कहा जाता है, और इन संविधान पीठों को गठन करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को है। इसी प्रकार हाई कोर्ट में भी ये मुकदमे किस जज के यहां सुने जाएंगे इसको मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का तय करेगा। आगे आइए। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। इनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 224 के तहत। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 224 के तहत। जब कभी भी उच्च न्यायालय के कार्य में वृद्धि हो जाए और इस कार्य को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की जरूरत पड़े, तब इस प्रकार के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 224 के तहत। ये सारे न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए
2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं और आगे भी इनका समय बढ़ाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 224 के तहत होती है अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगला है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। कभी हाई कोर्ट में काम की वृद्धि हो जाए तो जो जज रिटायर हो गए, जो हाई कोर्ट के जज रिटायर हो गए, अनुच्छेद 224 के तहत 224A के तहत जो उच्च न्यायालय से न्यायाधीश रिटायर हुए हैं, उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उन न्यायाधीशों से पुनः उसी उच्च न्यायालय में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। इनसे कार्य करने का अनुरोध कर सकता है कौन? उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनसे कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। अगर वो तैयार हैं तो पुनः उनकी नियुक्ति उसी हाई कोर्ट में कर दी जाती है। जब कभी काम बढ़ जाए तब इनकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 224A के तहत। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती, ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ये राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय का, उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। अगर रिटायर जजों को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति चाहिए, लेकिन सहमति लेना आवश्यक है, लेकिन नियुक्ति कर देगा उसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब आइए, अब उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, इन सारे लोगों की नियुक्ति तो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो शपथ ग्रहण होती है ये संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है, जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है, उसी राज्य का राज्यपाल, उसी राज्य का राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, इनको शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत जिस राज्य में उच्च न्यायालय स्थित है, उसी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है, उच्च न्यायालय। अब आइए इनका कार्यकाल। ये सारे के सारे न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 217 के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरे होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। आगे आइए, जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, अगर किसी की भी आयु के संबंध में कोई विवाद होता है तो इस विवाद का निपटारा राष्ट्रपति करते हैं। इस विवाद का निपटारा राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा राष्ट्रपति करते हैं, तो उसका निपटारा राष्ट्रपति करते हैं। आइए,
अब उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, सभी के सभी सेवानिवृत्त होने के बाद अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकते। अपने अधीनस्थ अनुच्छेद 220 के तहत 220 के तहत किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन वो चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में विधि व्यवसाय कर सकते हैं। अपने से ऊपर कर सकते हैं, अपने से नीचे नहीं कर सकते। अब जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, आपने देखा होगा वो एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो इन सब का स्थानांतरण जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण और नियुक्ति के संबंध में सारी सिफारिशें कोलोजियम के द्वारा ही की जाती हैं। जो कोलोजियम प्रणाली है उसी की सिफारिश के आधार पर कार्य होते हैं, उसी की सिफारिश पर कार्य होते हैं। और ये जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 222 में है। अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरण होता है और स्थानांतरण करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति स्वयं कोई कार्य नहीं करते, जो भी कोलोजियम सिफारिश करता है उसी सिफारिश के आधार पर इनका स्थानांतरण होता है। आगे आइए। उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो 50 लाख रुपए। जो अन्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है वो 2.25 लाख रुपए होता है। इनका जो वेतन है वो तो राज्य की संचित निधि से जाता है, लेकिन इनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि से जाता है, लेकिन इनका वेतन राज्य की संचित निधि से जाता है। ये इसलिए किया गया है कि कहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त होने के बाद राज्य सरकारें परेशान न कर सकें। अब आइए उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। पहली बात, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में अनुच्छेद 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत कितना है? 226 के तहत कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है और उच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है।
इन्हीं मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार हैं और यही अधिकार वहां पर अनुच्छेद 32 के तहत है। यही अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत किसको है? सुप्रीम कोर्ट को भी है, सेम है बिल्कुल। और यही अधिकार 226 के तहत हाई कोर्ट को है। 226 के तहत यह अधिकार हाई कोर्ट को है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है। आइए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सभी अधीनस्थ न्यायालयों से अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, आगे आइए। तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं सभी से अपील होती है उच्च न्यायालय में। इनको अंतरण संबंधी अधिकार भी प्राप्त है अनुच्छेद 228 के तहत। और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से मामले को अपने पास मंगा सकता है। वो अपने पास मंगा सकता है। इसके अलावा एक जिला न्यायालय से मामले को दूसरे जिला न्यायालय में ट्रांसफर भी कर सकता है, अंतरित भी कर सकता है। उच्च न्यायालय चाहे तो अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से किसी भी मामले को अपने पास मंगा सकता है और इसके अलावा उस जिला न्यायालय से मामले को दूसरे जिला न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देते हैं वो पूरी राज्य के लिए तासीर का काम करते हैं और जिला न्यायालय उसी निर्णय के आधार पर काम करते हैं। और एक लिखिए अब अधीक्षण संबंधी अधिकार। जितने भी जिला न्यायालय हैं सभी जिला न्यायालयों पर अधीक्षण का अधिकार जो होता है उच्च न्यायालय को होता है। अधीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालय को होता है। उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों को जिला न्यायालयों में प्रशासनिक कार्य को देखने के लिए नियुक्त किया जाता है। वो उनका निर्देशन करते हैं और उनकी कार्यशैली पर नज़र रखते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो जिला न्यायालयों के कार्य का पर्यवेक्षण भी करते हैं। तो इसीलिए सभी उच्च जो न्यायालय होते हैं उनको सभी जिला न्यायालयों के अधीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका उच्च न्यायालय।